हेलो सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी भाविक थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारेख। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाइए। आप सभी को अच्छे से पता है दोस्तों कि अपने क्या पढ़ रहे थे, अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे, क्या वो टॉपिक जलवायु था? हाँ या ना? जलवायु टॉपिक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल मैंने आपको इसी जलवायु टॉपिक में सर्वप्रथम बताया था। सर्वप्रथम अपने जो चर्चा की थी दोस्तों, वो बात की थी परसों अपने जलवायु टॉपिक स्टार्ट करते हुए मैंने आपको ये बताया भी जलवायु कहते किसे हैं। इसके बाद में कल के सेशन में अपने जो चर्चा कर रहे थे इसी जलवायु में वो अपने पढ़ी थी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं बहुत अच्छा हूं भैया, आप बताओ कैसे हो। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण है, ठीक है ना। तो साथियों, जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण अपने इस प्रकार किया था। जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। हेडिंग डालता हूं, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण है, ऋतुओं का वर्गीकरण है, वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर ऋतुओं का क्लासिफिकेशन है, करेंगे, वर्गीकरण है, यही बताया था। हाँ, तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण करते हुए मैंने आपको बताया था कि जलवायु के आधार पर, अरे कल वाली क्लास ऋतु अपलोड तो हो गई, मैंने चेक भी कर ली थी, लेकिन कल वाली क्लास में समस्या ये आ गई कि जो कल वाली क्लास है वो जलवायु जो टॉपिक भौतिक भाग में दे रखा वहां ना अपलोड करके वो सीधी जलवायु टॉपिक अपलोड कर दिया। जस्ट सीट के नीचे, यानी राजस्थान के सामान्य परिचय से पहले कर दी। उसको मैं सही करवा दूंगा, ठीक है ना, आज ही सही करवा दूंगा। हो अपलोड तो हो गई लेकिन वो सही जगह अपलोड नहीं हुई है। इसके लिए मैंने टेक्निकल टीम को बोल भी दिया कि आप इस क्लास को सही जगह, मैंने दो बार कॉल कर दिया। वो बोल रहे थे कि हाँ सर अभी आपकी क्लास ये सही कर देंगे। एक मिनट में मैं थोड़ा सा ऐप खोल के देख लेता हूं कि या नहीं कि। मैंने अभी जस्ट आधा घंटा पहले ही फोन किया था। यहाँ देखो, ये ना जो वर्कशीट उसके नीचे यहां डाल दिया। तो चलिएगा, तो अब अपने चर्चा करते हैं जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण। और जलवायु के आधार पर ऋतुओं के वर्गीकरण में अपने जो चर्चा करेंगे वो कल जो मैंने बताई थी उस चीज को मैं एक बार, सर मैं ओबीसी से हूं, 4th ग्रेड में 71 क्वेश्चन राइट है, हो जाएगा क्लियर। अंकिता जी क्लियर है, 71 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि पहले कांस्टेबल को, पटवारी को, इनको ज्वाइनिंग देने के बाद में देंगे ना तो मेरिट इतनी ज्यादा, क्योंकि 50,000 सीट भी बहुत होती है। हेलो, हाँ भाई मैं क्लास में हूं, बच्चे मेरे को यार उलंबा दे रहे हैं। हाँ हाँ चलो, मैंने कहा अभी आपके सामने कॉल करता हूं, मैंने भाई को बोल दिया था। चलो ठीक है भाई, है हाँ ठीक है, ठीक है भाई साथियों, आपके सामने और फोन कर दिया मैंने। कल से 3-4 फोन कर दिए थे, कल ही 2 फोन कर दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से नोएडा से। एक तो नेटवर्क की समस्या आ रही है ना, नेटवर्क में काफी प्रॉब्लम आ रही है, साथ में थोड़ी सी ऐप में भी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। मेरी भी क्लास है, परसों आपने देखा था, परसों नहीं उससे परसों चलती चलती ऑटोमेटिक बंद हो गई। मैं यहां बोले जा रहा हूं और मैं सामने ये मोबाइल रखता हूं, मैं ऐसे करके, तो मैंने देखा यार अचानक ही तू तो गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। हाँ
नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, क्लास सही करवानी जरूरी है भाई, वो बाद में दिक्कत करेगी आपके। तो जलवायु के आधार पर ऋतुओं का वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर एक बार मैं पुनः उसी डायग्राम से रिपीट करता हूं साथियों, और मैं आपको उस कड़ी से जोड़ना चाहता हूं। यह है संपूर्ण पृथ्वी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोरियन। और यहां पर देखो सुनो, सूर्य चमकता है 21 मार्च को, 21 मार्च को 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां होता है? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर कब होता है सूर्य? 21 मार्च को। अब साथियों एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, आपने किताबों में एक चीज पढ़ी है, किताबों में पढ़ा है कि मार्च के बाद में, आप मुझे सभी बताना, ऐसा ही पढ़ा है ना आपने कि मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है, हाँ या ना? मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है जब 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 कब? 21 जून को। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो यह दिन उत्तरी गोलार्ध का, भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, दिन बड़ा तो रात छोटी। मान लो खेल पूरा 24 घंटे का है, 24 आवर का, 24 घंटे का खेल है। अगर दिन 12 घंटे का होगा तो रात भी 12 घंटे की होगी। अगर दिन 14 घंटे का हो गया तो रात भी 14 घंटे की होगी। ऐसा ही होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। अगर दिन 14 घंटे का हुआ तो स्वाभाविक सी बात है रात 10 घंटे की होगी। अगर मान लीजिए रात 14 घंटे की हुई तो स्वाभाविक सी बात है दिन 10 घंटे का होगा। और वो भी पूरा 24 घंटे का ही गेम नहीं है, 24 घंटे से भी टाइम कम है। और 24 घंटे से आपको बताया ही था कितना टाइम कम है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का ही टाइम है, पूरे 24 घंटे का भी टाइम है नहीं है। बताओ हाँ या ना? तो मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध का, भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। समझ गए? सागर इतना बड़ा क्या लिख दिया रे? लोगों से सुना है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। दीनदयाल सर मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। इसके बाद में देखो सुनो, अरे क्या हो गया, फिर देखो सुनो। अब सितंबर के बाद में अपने ऐसे पढ़ते हैं कि सितंबर के बाद में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। हालांकि सूर्य कहीं नहीं होता, पृथ्वी का उत्तरी भाग, पृथ्वी रोटेट होती है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। लेकिन ज्योग्राफी एक बात बोलती है, भूगोल की कोई भी आकाशीय पिंड स्थायी नहीं है। वो मूवमेंट तो करते हैं लेकिन वही जितना मूवमेंट पृथ्वी करती है उतना कोई भी आकाशीय पिंड नहीं, इतना कोई भी मूवमेंट नहीं करता। और 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर? 22 दिसंबर को जब सूर्य सीधा चमकता है कौन सी रेखा पर? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का, ऐसे बोल सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। और 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा और सबसे ठंडा दिन होता है। 22 दिसंबर का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा होता है, सबसे ठंडा। 22 दिसंबर की रात उत्तरी गोलार्ध की सबसे लंबी रात होती है। अब एक चीज क्लियर करवानी है आपको, एक बात याद रखना, एक बात आप दिलो दिमाग में बिठा लेना, एक बात आप दिमाग में बिठा लेना, सारे दिमाग के सारे ताले खोल दो। बात बोल रहा हूं वो बात बिठा लेना दिमाग में। अब मैं बोल रहा हूं सुनना, जिस तरफ साथियों सूरज होगा ना, क्या बोला मैंने? जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ दिन बड़ा होगा। कर दो फिट, फिट कर दो। जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ दिन बड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, रात छोटी होगी। साथियों मार्च के बाद में जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने आता है, तो इसी के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी। अब देखो सुनो, अब जून के बाद में जैसे ही जुलाई का महीना आएगा तो वापस दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई में, फिर अगस्त, फिर सितंबर। अब सितंबर का महीना चल रहा है,
तो बताओ क्या जून में जुलाई में जितने बड़े दिन थे अब है क्या उतने? 8 बजे जानते तो सूरज छिपतो, बताओ हाँ या ना? और अब धीरे 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 5:30 बजे यहाँ लग जाने दिन छिप गयो सर्दी में, तो बताओ हाँ या ना? सही है ना? तो उत्तरी गोलार्ध की, अब जैसे सूरज इधर आ रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूरज इधर आएगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होने लग जाएंगे? दक्षिण की तरफ सूरज आएगा सितंबर के बाद में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। सेम अपोजिट ऊपर हो जाएगा, जब सूरज दक्षिण की तरफ आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होगी। रातें लंबी, लंबी रातें, छोटी रातें। समझ गया? अब आगे चलूं? अब देखो सुनो, अब अपने फिर मैंने आपको बताया था जलवायु के आधार पर 3 ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के और मध्य जून तक। फिर अपने ऐसे पढ़ते हैं कि मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना? मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी, मेरो देखो कितो तकड़ो रट्टो मारे डो, लाइन टू लाइन बोलूं। मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जब मध्य जून के बाद राज्य में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा प्रारंभ हो गई, सर्वप्रथम राज्य में अरब सागरीय मानसून प्रवेश करता है। यह मानसून राज्य में अधिक वर्षा नहीं कर पाता। क्योंकि यह मानसून अरावली पर्वतमाला के समांतर है इनकी स्थिति, और यह अरावली पर्वतमाला के समांतर आगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला से टकरा करके वर्षा करता है। हाँ या ना? ये बातें वर्षा ऋतु में पढ़ाऊंगा। तो अब यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई साथियों, तो एक बार आप मुझे सूचित कर दें, ऐसे करके फिर मैं ग्रीष्म ऋतु की सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है ना? एक बार ऐसे करके आप मुझे सूचित कर दो दोस्तों, फिर ग्रीष्म ऋतु की सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? बताओ जल्दी से। चलो अब आ जाओ। अब नंबर 1 पर जलवायु के आधार पर ऋतुएं 3 थी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब 1 नंबर पर जिस ऋतु के बारे में बात करेंगे वो ऋतु है नंबर 1 लगा करके मैं लिख रहा हूं ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु पढ़ेंगे? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी वाली ऋतु। तो यहां पर मैंने लिखा ग्रीष्म ऋतु 1 नंबर पर। अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। चलो अब ग्रीष्म ऋतु की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना? पहले ग्रीष्म ऋतु की बातें बताऊंगा, फिर वर्षा ऋतु की, फिर शीत ऋतु की। ठीक है ना? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु का सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए टाइम कब से कब तक है। तो ग्रीष्म ऋतु में आप याद रख लेना, मार्च से लेकर के मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून तक कौन सी ऋतु होती है? मार्च से मध्य जून तक होती है कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। अब यहां पर देखो मैं क्या क्या बातें लिख रहा हूं, वो बातें आप भी इसी प्रकार लिखते जाना। लिखो, मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होने लगता है। लिख लीजिए, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण, मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने लगता है। मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उत्तरी गोलार्ध होने लगता है। तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या अपने बोल सकते हैं साथियों, तो उत्तरी गोलार्ध या भारत, या उत्तरी गोलार्ध या भारत या राजस्थान। उत्तरी गोलार्ध में या भारत में या राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी क्या होने लगती है? गर्मी बढ़ने लगती है। राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने लगती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? हाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट देखो, सुनो, जब सूर्य 21 जून को, आगे लिख रहा हूं,
जब कब 21 जून को, जब सूर्य 21 जून को, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो ये दिन सीधा चमकता है, तो ये दिन है, तो ये दिन उत्तरी गोलार्ध का या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा व उत्तरी गोलार्ध या ऐसे लिख लेते हैं राजस्थान का भी, उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा व राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा वह गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा वह गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा वह गर्म दिन होता है। ठीक है, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो यह दिन उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा वह गर्म दिन होता है। अब नोट लगा के लिख दूं भाई, नोट में आप भी लिख लो, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो 21 जून की रात उत्तरी गोलार्ध की, 21 जून की रात उत्तरी गोलार्ध की या राजस्थान लिखी दूं रे, फिर कह दो गुरु जी थे तो उत्तरी गोलार्ध ही बतायो, राजस्थान तो बतायो को नहीं। अब कई मेरा शाना शेर ईशा ही है जका नहीं बात को भी अजता ही हो सके पतो ना हुआ कि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। तो 21 जून की रात उत्तरी गोलार्ध की या राजस्थान की सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है, सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना, 21 जून की रात उत्तरी गोलार्ध की या राजस्थान की क्या होती है, सबसे छोटी रात होती है। ये बात लिख ली ना। अब साथियों एक बात बताऊंगा आपको, बाकी तो राजस्थान के वासिंदे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कुछ मेरे भावी थानेदार, कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे प्रिय विद्यार्थी राजस्थान से बाहर के भी है, एमपी के भी है, यूपी के भी है, उनका भी सपना है राजस्थान में कंधों पर 2 स्टार लगाने का, तो भगवान उनका भी सपना साकार करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखो सुनो कि साथियों अपने क्या होता है, अप्रैल मई जून के महीने में तातीपूर्ण चल रहा है, बताओ हाँ या ना। अपने क्या होता है यहाँ, हाँ अपने क्या होता है साथियों, अप्रैल मई जून के महीने में गर्म हवा चलती है, बताओ हाँ या ना। और ये हवा चलती है पश्चिम से पूर्व, या ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अपने पश्चिम में बात करें तो अपने पश्चिम में क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए, आप मुझे बताना अपने पश्चिम में क्या है। ये देखो सुनो, ये मैंने मैप लिया है, इस मैप पर अब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर ठीक है, देखो सुनो, मैंने आपको यह कहा कि साथियों जैसे अप्रैल मई और जून के महीने में, जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान की डायरेक्शन देखो इस मैप पर, दिशा, ये कौन सी दिशा है, ये तो है जी उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा है, कह जी ये तो है दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा है, कह जी ये तो है पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा है, कह जी ये तो है पश्चिम दिशा। अब अपने ये बात बताओ कि अपने पश्चिम में अपना एक मित्र देश है क्या, कौन है? अरे प्रियंका क्या पूछ रही हो प्रियंका जी? सर 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य की स्थिति दक्षिण यहां हो जाती है, होती है, ये बताओ ना प्लीज सर, यहां कंफ्यूज है।
हाँ अब बता रहा हूं, एक बात ध्यानपूर्वक सुनो, जो बात बता रहा हूं वो सुनो। बेटा जी मैंने 2-3 दिन पहले आपको पृथ्वी रोटेट करके बताई थी, क्या वो बात आपके समझ में नहीं आई? वही मेरे को उपकरण दोबारा लेने पड़ेंगे। अब देखो सुनो, मैंने आपको इस पर बताया था भी, जैसे आप यहां पर याद रखना 21 मार्च, ये 21 मार्च आपको लिखा हुआ अच्छे से दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? और यहां पर मैंने लिखा है 22 दिसंबर, और यहां पर मैंने लिखा है 21 जून, और यहां पर मैंने लिखा है 23 सितंबर। ये नहीं दिखाई दे रहा तो इतना तो एडजस्ट कर लोगे? हाँ, तो ये देखो सुनो, मैंने आपको ये कहा कि जैसे 21 मार्च को सूर्य यहां चमकता है, ये सूर्य मार्च को भूमध्य रेखा पर। अब देखो मार्च के बाद में जैसे अप्रैल आएगा, अब देख लेना अप्रैल 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 के बाद में मई, मई के बाद में जून में सूर्य कौन सी रेखा पर आ गया? पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, पृथ्वी रोटेट हो रही है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आया, अब जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, सूर्य आ गया कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर आ गया। अब जब सूर्य इधर आएगा ना तो इधर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, जब सूर्य दक्षिण की तरफ आएगा तो यही तो बात बताई थी मैंने इससे पिछली कक्षा में, पहले ही दिन बता दी थी। मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं ना तो उसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर देता हूं, ताकि बाद में आपके ये लालसा ना रहे, ये दिमाग में ये फोबिया ना रहे कि ये कैसे होगा। ठीक है ना, इसीलिए सारी बातें सबसे पहले यही बातें बताता हूं, वही बम फोड़ते हैं जिनकी जरूरत होती है। ठीक है ना, तो अब देखो सुनो साथियों, अप्रैल मई और जून के महीने में क्या होता है? इस तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ गर्म हवा चलती है अपने, इस प्रकार ऐसे गर्म हवा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिम में आपको पता ही है यहां पर क्या है? यहां पर है पाक यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मरुस्थल है कौन सा? थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में थार का मरुस्थल है। अब थार के मरुस्थल की तरफ से इस प्रकार ऐसे गर्म हवा चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और इस हवा को कहा जाता है लू। इसको क्या कहते हैं? लू। एक कहावत सुनी है क्या मारवाड़ी की आपने? एक कहावत सुनाता हूं आपको मारवाड़ी की, आपको तो नहीं पता है, लेकिन आप कभी अपने दादाजी के पास, दादी जी के पास कुछ समय बैठना, वो आपको सुनाएंगे। राजस्थान में एक कहावत है, मारवाड़ी की कहावत है, मारवाड़ी में बोलते हैं कि बुढ़िया बोले कर यहां कि सावण चाले सूर्या, सावण चाले सूर्या, बादू चाले पुरवाई, आसो जामे चाले पिछू सातू धान सुवाई। ठीक है ना, क्या श्रावण के महीने में सूर्या हवा चलती है, भादु के महीने में परवाई, सावण चले सूर्या, भादु चले पुरवाई, पूर्व दिशा से आती है। आसोजाम में चले पिछू, आसोज का महीना जो अब महीना चल रहा है आसोज, आसोजाम में चले पिछू सातू धान सुवाई। ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे सावण चले सूर्या, सावण के महीने में सूर्या हवा चलती है तो उसे बरसात होती है। भादु चले पुरवाई, भाद्रपद के महीने में पुरवाई हवा चलती है तो बरसात होती है। सावण चले सूर्या, भादु चले पुरवाई, आसोजा में चले पिछू सातू धान सुवाई। आसोज के महीने में पछुआ हवा चलती है, पछुआ पौने। आसोज के महीने में तो ये जो पछुआ हवा होती है ना, ये सूखी शुष्क हवा होती है, ड्राई, यानी इसमें किसी प्रकार की बरसात बरसो ताती पूना वाई नो। तो इस महीने में क्या होती है, जैसे सातू धान का मतलब है जैसे मोठ है, मूंग है, बाजरा है, इसकी ये 7 धान की खेती होती है ना, ये अच्छी होती है, इसलिए ये कहावत भी प्रचलित है। कैसी लगी आपको मारवाड़ी की कहावत? एक बार दिल भेज करके सूचित करो। अब मैं इस बात को लिख रहा हूं कि थार अप्रैल मई जून के महीने में पश्चिमी प्रदेश में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गर्म हवा चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। यह बात भी आप समय समय पर आप मुझे बता दिया करो, समझ में आए तो हाँ, नहीं आए तो ना बता दिया करो। ठीक है ना, क्योंकि यार हमने आपका कैरियर खत्म नहीं करना, कैरियर बनाना है। तो आगे ये बात लिख रहा हूं, लिखो अप्रैल मई जून के महीने में, ऐसे लिखो अप्रैल, अप्रैल कोमा मई, वह जून के महीने में, मई वह जून के महीने में, जून के महीने में,
अप्रैल मई व जून के महीने में पश्चिमी प्रदेश में, या ऐसे बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में, अप्रैल मई व जून के महीने में पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी ऐसे लिख दूंगा, पश्चिमी 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 राजस्थान में, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म हवा चलती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ गर्म हवा चलती है, गर्म हवा चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म हवा चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर अप्रैल मई जून के महीने में पश्चिमी प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर गर्म हवा चलती है, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ताती लू चले तातेड़ ऐसे बोलते हैं ना अपने, जिसे स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं साथियों। पश्चिमी प्रदेश में गर्मियों में एक आपने नाम सुना है क्या? बम्बुलिया। बम्बुलिया बताओ भाई किसे कहते हैं? बम्बुलिया। बम्बुलिया तो बहुत प्रचलित वर्ड है। और एक बात बताऊं क्या साथियों, ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान में जिसका जन्म हुआ ना, वो बहुत भाग्यशाली है जिनका जन्म पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हुआ। साथियों, अपने को सब कुछ यहां देखने को मिलता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। यहां पर अपने लू देखी है, बम्बुलिया देखा है, कोबरा, पीवड़ा, टिड्डियों के दल, सारो कुछ देखने मिले। अगर इन्हें पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में जन्म हो जाए तो चंबल नदी में मगरमच्छ देखने को मिलते। चंबल नदी मगरमच्छ है। हाँ, और बम्बुलिया होता है ना, उसको पंजाबी में बरोड़ा बोलते हैं। बरोड़ा, पंजाबी में बरोड़ा बोलते हैं और अपनी भाषा में बम्बुलिया बोलते हैं। बाकी अलग अलग जगह अलग अलग नाम भी है बम्बुलिया के। एक कहावत और भी प्रचलित है कि 3 कोस पर पानी 5 कोस पर वाणी बदल जाती है। 3 कोस यानी 10-15 किलोमीटर के बाद में पानी में परिवर्तन मिलेगा, और 5 कोस 20-25 किलोमीटर चलने के बाद में वाणी में परिवर्तन, मतलब भाषा में 3 कोस पर पानी 5 कोस पर वाणी बदल जाती है। यह भी कहावत प्रचलित है, बदली जाए, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो साथियों, बम्बुलिया के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। क्या होता है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा ऊपर उठती है। गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, और जो ठंडी हवा है ना, वो क्या होती है? भारी होती है। तो पश्चिमी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? गर्म हवा ऊपर उठती है, और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। पश्चिमी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा ऊपर उठती है और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। तो क्या होता है साथियों कि जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठने के बाद में किसी स्थान का अचानक वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुदाब कम हो जाता है। पश्चिमी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा ऊपर उठती है, वह उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। ठीक है, उनके मध्य संवहनीय धारा भी उत्पन्न होती है। तो साथियों, जैसे ही उठा तो वायुदाब अचानक किसी क्षेत्र का वायुदाब कम हो जाता है, और चारों तरफ का वायुदाब क्या होता है? अधिक होता है। चारों तरफ का वायुदाब अधिक होता है। चारों तरफ का वायुदाब अधिक होने के कारण चारों तरफ की हवाएं यहां पर प्रेशर डालती है। अपना क्या डालती है? प्रेशर। अब चारों तरफ की हवाएं प्रेशर डालेगी तो नीचे तो पृथ्वी है स्ट्रॉन्ग पार्ट, और वो धूल का बॉन्डर बनके ऊपर उठेगा। उसे क्या बोलते हैं? बम्बुलिया बोलते हैं। आपने एक बात और सुनी होगी, क्या जी बम्बुलियम भूतनी वह, यो भी तारी सुनेडी है के का बम्बुलियम भूतनी वह, बम्बुलियम के वह भूतनी, बम्बुलियम चप्पल मारे तो कह भूतनी रिपिया रेड जे। मेरे साथियों, टाबर होता नहीं, छोटा होता जन घनी बम्बुलियम चप्पल मारता। ठीक है, बम्बुलिया कैसे आता है? मैं पहले ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था, तो बच्चों को बोलता ना बम्बुलिया कैसे आता है, तो क्या बताऊं था ने क्या बताते थे? जी इया वह ओके मतलब हो,
अब पेपर में यहां किया हुआ वो बताओ। बम्बुलिया इस प्रकार ऐसे धूल का बवंडर ऐसे, हाँ या ना, ऐसे क्या आता है बम्बुलिया। समझ गए, ये होता है बम्बुलिया। तो समझ गए ना भी क्या होता है, पश्चिमी प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवा ऊपर उठती है और उनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा नीचे आती है। तो अचानक किसी स्थान का वायुदाब कम हो जाता है और चारों तरफ का वायुदाब अधिक होने के कारण चारों तरफ की हवाएं वहां अपना वो दबाव डालती है, जिससे धूल का बवंडर बन के ऊपर उठता है। इसे बम्बुलिया या अरडाव कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा बम्बुलिया कहां आते हैं, शुष्क क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा आते हैं। सुना है ना, हाँ बिल्कुल सुना है। मैं भी बेटा आपके बीच इतना बड़ा हुआ हूं, मैं कोई न्यू थोड़ी है भी था ना, इंग्लैंड अमेरिका हूं, आगे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाने लग गयो। सही है ना, तो लिखो लिखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु में गर्म हवा ऊपर उठती है। वह गर्म हवा ऊपर उठती है, ऊपर उठती है। वह गर्म हवा ऊपर उठती है, उठती है। वह उठती है। वह ठंडी हवा, ठंडी हवा, हवा नीचे आती है, नीचे आती है, आती है। ठंडी हवा नीचे आती है। साथियों याद रखना, गर्म हवा ऊपर उठने के कारण किसी स्थान का, हवा ऊपर उठने के कारण, हवा ऊपर उठने के कारण, ऊपर उठने के कारण, उठने के कारण, कारण किसी स्थान का अचानक, किसी स्थान का अचानक वायुदाब, किसी स्थान का अचानक वायुदाब, किसी स्थान का अचानक वायुदाब कम हो जाता है। वह अचानक अचानक वायुदाब कम हो जाता है, अचानक वायुदाब कम हो जाता है। वह कम हो जाता है, हो जाता है। वह चारों तरफ का वायुदाब अधिक होने के कारण, चारों तरफ का वायुदाब अधिक होने के कारण, चारों तरफ का वायुदाब अधिक होने के कारण धूल का बवंडर बनके, वायुदाब अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण धूल का बवंडर बनकर ऊपर उठता है, जिसे धूल का बवंडर बनकर ऊपर उठता है, बनकर ऊपर उठता है, उठता है, जिसे बम्बुलिया या अरडाव कहते हैं, जिसे बम्बुलिया या अरडाव कहते हैं, बम्बुलिया या अरडाव कहते हैं, अरडाव कहते हैं, जिसे बम्बुलिया या अरडाव कहते हैं। धूल का बवंडर बनके ऊपर उठता है, जिसे बम्बुलिया या अरडाव कहा जाता है। ठीक है ना, एक बात और लिख लेना, बम्बुलिया के चारों तरफ अधिक व केंद्र में वायुदाब निम्न होता है। लिखता हूं यहां, बम्बुलिया के चारों तरफ अधिक व केंद्र में वायुदाब, केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, निम्न होता है।
यानी अधिक और केंद्र में वायुदाब निम्न होता है, जैसे इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे। तो यहां पर अपने लिख सकते हैं, ये इसका क्या है, देखो सुनो, ये क्या है, केंद्र है, ये क्या है, केंद्र। केंद्र में क्या होता है, निम्न वायुदाब यानी कम वायुदाब, केंद्र में वायुदाब कम, वायुदाब केंद्र में वायुदाब क्या होता है, वायुदाब कम, वायुदाब कम होता है। और यहां पर क्या होता है, वायुदाब अधिक, वायुदाब अधिक। केंद्र परिधि पर वायुदाब परिधि में अधिक होता है और केंद्र पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। बताओ समझ गया कि बंबुलियो ओ कहानी, अरे बाप बंबुलियो, ठीक है। तो ओ आ गयो बंबुलियो, ठीक है भाई, बंबुलियन तो आप उगा दियो ठेठ तक। चलो आगे पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में आगे पढ़ो, आगे लिखो, लिखो ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसतन तापमान, औसतन वायुदाब, ऐसे लिखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसतन वायुदाब 997 मिलीबार रहता है। लिखो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ऋतु में, ऋतु में राज्य का औसतन वायुदाब, राज्य का औसतन वायुदाब, औसतन वायुदाब, औसतन वायुदाब, वायुदाब ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसतन वायुदाब, वायुदाब 997 मिलीबार रहता है, 997 मिलीबार रहता है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसतन वायुदाब 997 मिलीबार रहता है। अब नोट में फिर यार मेरे लिखने ने मन कर जाए, नोट लगा करके आप भी लिख लेना, नोट लगा करके लिखो वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं, नोट वायुदाब बैरोमीटर, वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोमीटर से नापते हैं, वायुदाब बैरोमीटर से क्या करते हैं, नापते हैं। अब साथियों बैरोमीटर का क्या होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक, हाँ आंधियां आती है आएगी यकी था तुझको फिर बाग लगाने की जरूरत क्या थी। तो आंधियां सबसे ज्यादा आती है, आगे बताऊंगा। वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का ऐसे लिख लेना, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का मीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है दोस्तों, नीचे गिरता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत करता है, नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत है, तो आंधी तूफान का संकेत, आंधी तूफान का संकेत करता है, आंधी तूफान का संकेत करता है, ठीक है ना। बैरोमीटर का, अब देखो सुनो, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक, धीरे धीरे ऊपर उठता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वर्षा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है, सीधो याद रखियो, धीरे धीरे कौन आवे है, वर्षा। बा वर्षा नहीं जक्की की थे तमन्ना करो, वर्षा में बरसात की बात कर रहा हूं, आप कहीं उस वर्षा की तरफ ध्यान अपना इंगित कर लो क्या, हाँ धीरे धीरे वर्षा है, वर्षा मतलब बरसात। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो वर्षा का संकेत करता है। अब याद रखना बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक
लगातार ऊपर उठता है तो, लगातार निरंतर लगातार ऊपर उठता है तो, ऊपर उठता है तो मौसम साफ, तो मौसम साफ का संकेत करेगा। ठीक है ना, ये लो, ये है बैरोमीटर। वायुदाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर के। हाँ ठीक है, समझ गए। बैरोमीटर मैंने आपको बताया, वायुदाब बैरोमीटर से नापते हैं। अब साथियों देखो सुनो, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे गिर रहा है, यानी आप इतना याद रखना, आप इतना याद रखना साथियों, क्या याद रखोगे? बस इतना याद रखना कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे गिर रहा है, गिराता कौन है? आंधी तूफान। गिराता कौन है? आंधी तूफान। आंधी तूफान गिराता है बस, तो नीचे गिर रहा है तो आंधी तूफान। अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो धीरे धीरे कौन आएगी? वर्षा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक लगातार ऊपर उठता है, निरंतर कंटिन्यू ऊपर उठ रहा है, तो फिर मौसम साफ का क्या करेगा? संकेत करेगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालो, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का वायुदाब। चलिएगा, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का वायुदाब। ग्रीष्म ऋतु में राज्य की सम वायुदाब रेखा, ऐसे हेडिंग डाल दो। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में राज्य का राज्य की अलग अलग वायुदाब, अलग अलग वायुदाब रेखा, वायुदाब रेखा। ग्रीष्म ऋतु में राज्य की अलग अलग वायुदाब रेखा। ये प्रश्न बहुत डीपली मैटर है ये। अगर यहां से प्रश्न पूछे ना तो आप ऐसा समझना एक बहुत शानदार लेवल का प्रश्न पूछा है, बहुत शानदार। ये है दोस्तों अपना सुंदर राज्य राजस्थान। अब मैं मैप पर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? आप ध्यान पूर्वक सुनना मेरी बात को। सुनो, मैंने आपको यह बताया है कि राज्य का ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का अलग अलग वायुदाब। अब साथियों राजस्थान से होकर के अलग अलग वायुदाब रेखाएं गुजरती है। जो इस मैप पर क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर आपको समझना बहुत आसान होगा। बैरोमीटर क्या है जी? लेक्टोमीटर क्या है ये बता। एक उपकरण है लेक्टोमीटर, आप जानते हो ना, दूध का CLR टेस्ट करते हैं ना, जब आप डेयरी पर दूध लेके जाते हो तो एक तो फेंट निकालते हैं, एक उसकी CLR निकालते हैं, हाँ या ना? CLR चेक करते हैं, भी 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, 26 है। अगर वो लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता का अपने पता लगाते हैं। अगर आपने दूध में नमक डाल दिया तो वो लेक्टोमीटर बिल्कुल यानी CLR को बढ़ा देगा। अगर पानी डाल दियो तो बिल्कुल वो लोटियों से नीचे ही बैठ जाए, ऊपर ही को नहीं आवे। बता हाँ या ना? दूध नापते नहीं है, सागर गलत बता रहा है। दूध नापते तो लीटर में है, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का पता लगाते हैं। बताओ हाँ या ना? नापते तो लीटर से है दूध, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। चलो तो ये देखो सुनो, अलग अलग देखो ग्रीष्म ऋतु में राज्य में अलग अलग वायुदाब रेखाएं। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों अगर बात करें तो देखो सुनो, जैसे ये जिला है जैसलमेर और बीकानेर, इसकी जो यहां से है ना, ये 997 वायुदाब, 997 मिलीबार, 997 mm वायुदाब, 997 मिलीबार रेखा यहां से गुजरती है। हाँ, इसके बाद में फिर देखो ये जो सिरोही वाला क्षेत्र आ गया, जैसे मान लो आपने नाम सुन रखा है राजस्थान में सिरोही है, जालोर है, पाली है, डीडवाना कुचामन है, ठीक है ना, सीकर जिला है, झुंझुनू जिला है, यहां तक इस प्रकार ऐसे ये जो क्षेत्र है इसका जो वायुदाब है, इसका वायुदाब रहता है 998 मिलीबार। जैसे जैसलमेर और बाड़मेर का वायुदाब 997 मिलीबार, फिर उसके बाद में 998 मिलीबार समदाब रेखा यहां से होकर गुजरती है। सॉरी ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, यहां से इस प्रकार ऐसे। ये जो क्षेत्र है इसका वायुदाब कितना रहता है? 998 mm मिलीबार। इसके बाद में फिर आ जाता है देखो 999 समदाब रेखा,
यहां से इस प्रकार होते हुए गुजरती है 999 mm मिली बार समदाब रेखा वायुदाब। ठीक है, इसके बाद में यहां से होकर गुजरती है 1000 मिली बार 1000 mm मिली बार सम वायुदाब रेखा। यह प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। हाँ, तो ये देखो, जैसलमेर और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग वायुदाब 997 मिलीबार समदाब रेखा जैसलमेर और बीकानेर जिले से होकर गुजरती है। इसके बाद में जैसे मान लो सिरोही है, जालोर है, पाली है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, सिक्कर है, झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इस क्षेत्र का वायुदाब कितना रहता है 998। इसके बाद में फिर उदयपुर वगैरह, उदयपुर है, जैसे राजसमंद है, जयपुर है, अजमेर है, अलवर तक का ये जो क्षेत्र है इसका वायुदाब 997 मिलीबार। और ये जो जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, कोटा है, 12 है, इसका 1000 मिलीबार वायुदाब रहता है। साथियों एक बात और सुनो, जैसे जैसे नोट में लास्ट में था ना, मैं 2-3 बातें लिखूंगा इंपॉर्टेंट। साथियों, जैसे जैसे अपने क्या करते हैं, शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं, उसी आधार पर राजस्थान में कहां से हो सर आप? दोस्तों, मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से हूं, हनुमानगढ़ जिले से। बिल्कुल, क्लासें आपकी गंगानगर से लेता हूं, लेकिन अब कुछ दिन से बीकानेर से क्लासें ले रहा हूं, लगभग 10-12 दिन हो गए, और 5-7-10 दिन और बीकानेर में, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो समझ गए? ये लो, अब यहां पर मैं इस बात को क्या करता हूं, नोट आउट कर देता हूं। लिखो 997 मिलीबार वायुदाब, 997 मिलीबार वायुदाब, 997 मिलीबार वायुदाब 997 मिलीबार वायुदाब राजस्थान के कौन कौन से जिले का रहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 997 मिलीबार में, याद रखियो, जैसलमेर, बीकानेर। ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा हूं ये मैं, 997 मिलीबार वायुदाब रहता है जैसलमेर और बीकानेर का। इसके बाद में 998 998 997 के बाद में 998 मिलीबार वायुदाब। अगर आपसे पूछ ले तो 998 में आप याद रख लेना, जैसे सिरोही से स्टार्ट करना है आपने। कहां से स्टार्ट करना है? जैसे सिरोही है, जालोर है, पाली है, जैसे सिरोही, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना कुचामन, ठीक है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, झुंझुनू है। अब देखो सुनो, अब मैंने जो जिले लिखाए, जैसे मैंने सिरोही जिला लिखा दिया, जालोर आ गया, इसके ऊपर बाड़मेर जिला आ गया, तो वो कितने में आएगा? 998 मिलीबार में आएगा। थोड़ा सा तो आप दिमाग लगा सकते हो, मैं वो जिले नहीं लिख रहा, मैं कॉर्नर वाले सारे जिले लिख रहा हूं। जैसे अब यहां पर देखो सुनो, जैसे ये आ गया, जैसे सिरोही है, जालोर है, यहां पर पड़ता है, इस प्रकार ऐसे। अब ये जो बीच वाला जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जोधपुर है, इन सभी का वायुदाब कितना है? इसके बीच में जितने भी जिले आएंगे इनका 998 मिलीबार वायुदाब रहता है। बताओ हाँ या ना? समझ में आ गई कहानी? अब इसके बाद में ये जो बीच वाला पार्ट है, जितना भी जैसे राजसमंद है, इसके बाद में अपने बात करें उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, अलवर है, इसका जो वायुदाब जैसे दौसा है, टोंक है, इनका वायुदाब कितना रहता है? 999 मिलीबार। भीलवाड़ा है, अब इसके बाद में आ गया 999 मिलीबार। तो 999 में जैसे जिले में उदयपुर से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे उदयपुर है, उदयपुर के बाद में है राजसमंद है, उदयपुर है, राजसमंद है, इसके बाद में जैसे भीलवाड़ा है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, अलवर, डींग, भरतपुर, ये जो जिला आ गया इनका कितना रहता है? 999।
इसके बाद में फिर आ गया 1000, 1000 समदाब रेखा, 1000 मिलीबार समदाब रेखा। 1000 मिलीबार समदाब रेखा राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान से होकर के गुजरती है। इसमें जैसे मान लीजिए थोड़ा सा क्षेत्र आगे आ जाएगा किसका, उदयपुर, आधा उदयपुर वहां आ गया, उदयपुर है। इसके बाद में अपने बोल सकते हैं इसमें आ जाएगा जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, जैसे चित्तौड़गढ़ है, जैसे झालावाड़ है, झालावाड़ है, जैसे अपने बोल सकते हैं कोटा है, जैसे डूंगरपुर है। ठीक है, ये जिले इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनका वायुदाब जैसे प्रतापगढ़ है, इनका वायुदाब कितना रहता है, 1000 मिलीबार रहता है। ठीक है ना, समझ गए? नहीं नहीं अंकल जी, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, कैंसर की समस्या है उनके, तो वो कोई गांठ गूंठ हो रखी है उनका। पहले वो कीमो वगैरह हुआ, अब उसे रेडियोथेरेपी बोलते हैं क्या, जिसे सेक बोलते हैं हम, रेडियोथेरेपी, तो वो चल रही है। वो 35 लगातार होंगे उनके सेक, तो 35 दिन हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है डेली। तो ये है समदाब ग्रीष्म ऋतु में राज्य की अलग अलग वायुदाब रेखा। ठीक है, अब चलते, अब आगे बात करते हैं। आगे लिखो, आगे नेक्स्ट पेज पर लिखो। अब हेडिंग डालते हैं, नोट लगा करके आप लिख लो, नोट शीत ऋतु में राज्य की, नोट लगा करके लिख लो, नोट 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 शीत ऋतु में, शीत ऋतु में, ऋतु में शीत ऋतु में, शीत ऋतु में श्री गंगानगर, शीत ऋतु में राज्य के श्री गंगानगर व बीकानेर जिले का वायुदाब, श्री गंगानगर, गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर शीत ऋतु में राज्य के, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर व बीकानेर का वायुदाब, श्री गंगानगर व बीकानेर का वायुदाब, 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 वायुदाब सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक रहता है, रहता है। ब्रैकेट में लिख लेना 1018 मिलीबार तक, मिलीबार तक, मिलीबार तक, 1018 मिलीबार तक। शीत ऋतु में राज्य के श्री गंगानगर व बीकानेर का वायुदाब सर्वाधिक रहता है 1018 मिलीबार तक। तो सीधा पूछ ले, शीत ऋतु 1018 मिलीबार, ब्रैकेट में लिख लेना दिसंबर जनवरी, दिसंबर है जनवरी। ठीक है, ये कहानी कब होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में। साथियों, दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा शीतलहर चलती है पश्चिमी राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में। हम हनुमानगढ़ और गंगानगर में उस जगह रहते हैं दोस्तों राजस्थान में जहां हम सर्दी में सर्दी बहुत सहन करते हैं और गर्मी में गर्मी बहुत सहन करते हैं। हमारे टेम्परेचर खूब चला जाता है और सर्दी में सर्दी सहन करने का मतलब है भी 15-15 दिन, 20-20 दिन ऐसे होते हैं हमारे। ये दिसंबर है, जैसे 15 दिसंबर से लेकर के और 26 जनवरी के बीच में ऐसा समय होता है कि हम पूरा 15 दिन 20 दिन सूरज नहीं देखते, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ही। ठीक है, बहुत ठंड पड़ती है। हम उस जगह रहते हैं जहां सर्दी में सर्दी बहुत सहन करते हैं, गर्मी में गर्मी बहुत सहन करते हैं। अब अगर हो सकता है आपके दिमाग में आया हो ना आया हो, लेकिन इतना बता देता हूं कि शीत ऋतु में श्री गंगानगर और बीकानेर का सर्वाधिक वायुदाब 1018 मिलीबार तक रहता है। शीत ऋतु चलती है, इसका कारण क्या है? कहा जाता है दोस्तों रिसर्च के माध्यम से कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश से चलने वाली शीत लहर, जो ठंडी हवाएं है ना, वो सीधा अपना प्रभाव यहां पर है, हाँ सीधा अपना प्रभाव यहां पर दिखाती है। तो सीधा अपना प्रभाव यहां पर दिखाती है। मेरा गांव पक्का सारना है, हनुमानगढ़ जिले में, बादरा आपकी तहसील है। ठीक है, यही है क्या भाई? ये लो, सर्वाधिक 1018 मिलीबार तक रहता है दिसंबर और जनवरी के महीने में।
अब देखो सुनो, अब नोट लगा करके इंपॉर्टेंट दो तीन बातें और लिखते हैं। नोट लगा करके मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद देखो सुनो, नोट याद रखना साथियों, याद रखना, जैसे 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 शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं, शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं, आर्द्रता की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वायुदाब बढ़ता जाता है, वायुदाब बढ़ता जाता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब क्या होता जाता है मेरे साथी, वैसे वैसे वायुदाब बढ़ता जाता है। अब मैप पर बतानी पड़ेगी आपको ये बात कि कैसे बढ़ता जाता है, हाँ या ना। मैंने तो आपको सीधा ही बता दिया कि जैसे जैसे शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाते हैं वायुदाब क्या होता जाता है मेरे साथी, वायुदाब बढ़ता जाता है। ये बात तो मैंने आपको बता दी। लेकिन इसमें एक मेन बात है, वो थोड़ी सी स्किप कर गई, ठीक है ना। वो वैसे नहीं है, लिखने वाली कुछ स्किप नहीं की, लेकिन बतानी जरूरी है, वो अभी बता रहा हूं, एक बार ध्यानपूर्वक सुन लेना साथियों। जैसे जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे शुष्कता से आर्द्रता की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वायुदाब बढ़ता जाएगा। एक ही बात बता रहा हूं, बस लास्ट बात, टाइम मैंने भी देख लिया। ये देखो, जैसे जैसे साथियों इस तरफ से इस तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो वायुदाब बढ़ेगा, वायुदाब बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके बना रहा हूं। अगर अपने इस तरफ से इस तरफ चलेंगे, इस तरफ से इस तरफ, समझ गए, इस तरफ से इस तरफ चलेंगे तो आप याद रखना वायुदाब घटेगा, वायुदाब घटेगा। बताओ समझ में आई के दोनों बात। शुष्कता से आर्द्रता की तरफ वायुदाब बढ़ेगा और आर्द्रता से शुष्कता की तरफ जाएंगे तो वायुदाब घट जाएगा, ठीक है ना। बाकी बातें पढ़ेंगे कल। यहां तक की सारी बातें आप सभी साथियों के अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दोस्तों राम राम।